पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। नहीं ग्रीनी, मुझे तो खुशी है कि मैं इत्तफाकिया तौर पर तुम्हारे काम आ गया। ग्रीनी ने अपनी बेनूर आंखों से टपकते हुए आंसू को खुश करते हुए कहा, आप नहीं समझते मिस्टर मार्टन कि सोमेल मेरे लिए क्या है। हम बहुत ही मुख्तसर फैमिली रखते हैं। सोमेल मेरी खाला का बेटा है और मैं अपनी खाला के साथ ही मेलोक के सबसे शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मेरी खाला बेवा हैं और ये फैमिली हम 3 अफराद पर मुश्तमिल है। चंद मुलाजम भी हैं हमारे साथ जो हमारे अहले ख़ानदान ही की हैसियत रखते हैं। बस अगर मेरी आंखें ठीक हो जाएं तो। वैसे मिस्टर मार्टन, अगर आंखें किसी बीमारी का शिकार हो जाएं तो क्या उनकी रोशनी दोबारा वापस आ सकती है? क्यों नहीं मिस्टर मिस ग्रीनी, ऐसी आंखों का इलाज तो आसानी से हो जाता है। काश कि ऐसा हो जाए। मिस्टर मार्टन, क्या आप मेरी खाला से मिलना पसंद करेंगे? माफ़ कीजिएगा, ये सवाल अहमकाना है। ज़ाहिर है कि आपकी मसरूफियात कुछ और होंगी। इतनी सी शनासाई हसीयत ही क्या रखती है। मेरा दिल चाहता है कि मेरी भी किसी से दोस्ती हो और कोई इन अंधी आंखों पर तवज्जो दिए बगैर मुझसे दोस्ती और हमदर्दी का इजहार करे। ग्रीनी की आवाज़ में कुछ ऐसी बेबसी और बेचारगी थी जो मेरे दिल की गहराइयों को छू गई, और मैंने उसके शाने को थपकते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। आंखें अगर साथ नहीं दे रही तो तुम्हारी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ा। पता नहीं वो लोग कैसे लोग होंगे जो ये तमाम बातें सोचते हैं कि मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता। मैंने कहा। उसका चेहरा जैसे रोशन हो गया और उसने सोमील से कहा, सोमील, मिस्टर मार्टन किस किस्म के इंसान लगते हैं? बड़ी मासूमियत थी उस सवाल में। सिस्टर, मिस्टर मार्टन शानदार सेहत के मालिक हैं, बहुत अच्छी शक्ल सूरत के रखते हैं और उनकी आंखों से मोहब्बत और हमदर्दी टपकती है। मिस्टर मार्टन, क्या आप अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से कुछ वक़्त हमारे लिए निकाल सकते हैं? आप यकीन कीजिए, मेलोक इतनी खूबसूरत जगह है कि आपने उससे पहले कभी नहीं देखी होगी। सॉरी मिस्टर मार्टन, कि आप कभी मेलोक से गुजरे हैं? नहीं ग्रीनी, यह हकीकत है कि मैंने मेलोक कभी नहीं देखा। दरअसल मैं सियाह हूँ और सियाहत करता हुआ यहाँ आया हूँ। ओह माई गॉड, अगर आप सियाहत की गर्ज से फ्रांस आए हैं मिस्टर मार्टन, तो फिर मेलोक देखे बगैर नहीं जाइएगा। आप कुछ दिन हमारे साथ मेहमान रहें। खाला को भी आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वो बच्चों की तरह खुश मिजाज और हंसमुख हैं, और अगर कभी कोई मेहमान हमारे यहाँ आ जाता है तो आप यकीन करें कि हम लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। मिस्टर मार्टन, अब तो आपको मेरी दरख्वास्त कबूल करना होगी कि किसी माजूर का दिल रखना सवाब का काम होता है। ठीक है, अगर तुम लोगों की यही ख्वाहिश है तो फिर भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? मैंने एक फ़ैसला करके कहा। मैंने सोचा था कि पेरिस की इस हंगामी ज़िंदगी में और अपने दुश्मनों से बचाव के लिए मैं यहाँ से निकलने का फ़ैसला तो कर ही चुका हूँ। क्यों ना कुछ वक्त पेरिस से दूर किसी छोटे से पहाड़ी कस्बे में गुजार लूँ। एक सहारा मिल रहा था, कुछ वक्त तफरीह में गुजर जाएगा। कोई ख़ास मकसद तो है नहीं। लैरी किंग और लैरी क्वीन की कहानी ख़त्म हो गई थी। रेड स्नेक ज़िंदा होने से पहले मर गया था। अब तो उसके अलावा और कुछ नहीं सोचा जा सकता था कि वो दोनों इस हंगामे में काम आ गए, या फिर अपने दुश्मनों के हत्थे चढ़ गए, या पुलिस की तहवील में पहुंच गए। और मैं किसी कीमत पर यह खतरा मोल नहीं ले सकता था कि उन्हें तलाश करूं। भला मुझे क्या गरज थी कि ख्वाम खा की मुसीबतें पालने की? उन लोगों की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। सोमील मुझे इस फार्म हाउस के बारे में बता रहा था जिसमें उसके डैडी भी ने बहुत कुछ किया था। अंकल मार्टन, मैंने फार्म हाउस में एक चिड़ियाघर बनाया है जिसमें हज़ारों तरह तरह के परिंदे मौजूद हैं। बोंगी को मैंने बड़ा ट्रेन किया है। बोंगी चंपेजी है और ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि आप हंस हंस कर लोट-पोट हो जाएंगे। मैंने एक शुतुरमुर्ग को भी पाला है जो बेहद समझदार है। आप हमारी इस दुनिया को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सोमेल की इन बातों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ वो फार्म हाउस कैसा होगा।
اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ اس منحوس زندگی سے واقعی وقتی طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے میلوک ضرور جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے سومیل سے پوچھا، اچھا شام جا رہے ہو تم لوگ؟ ہاں انکل مارٹن، ہمارا ڈرائیور موجود ہے اور ہمارے پاس ایک خوبصورت گاڑی بھی ہے جس میں جدید ترین چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ انکل اگر آپ سیاح ہیں تو کیا آپ کا قیام کسی ہوٹل میں ہے؟ ہاں تو پھر ٹھیک ہے، 4:30 بجے ہم لوگ پیرس سے نکل جائیں گے اور اس سے پہلے آپ اپنا سامان اپنے ہوٹل سے لے لیجئے گا۔ بقیہ وقت میں نے ان لوگوں کے ساتھ گزارا تھا۔ ٹھیک 4:30 بجے ایک دبلے پتلے بدن کا بیوقوف سی صورت والا شخص ڈرائیور کے لباس میں وہاں پہنچ گیا اور اس نے ان لوگوں سے پوچھا کیا وہ واپسی کے لیے تیار ہیں۔ اس دوران گرینی مجھ سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ اس کی معصوم گفتگو اس پرفریب مال سے بہت دور لے جاتی تھی۔ اتنی عمر کی کسی پرکشش لڑکی سے اس گفتگو کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے کسی جملے میں فریب نہیں تھا، نہ ہی یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر عمر کے مطابق ہے، جبکہ جسمانی طور پر وہ بہت پرکشش تھی اور اسے دیکھ کر عیش کی خاندانی کاکٹیل یاد آ جاتی تھی۔ میں ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا اور پھر میں نے ہوٹل سے اپنا مختصر سا سامان بھی لے لیا۔ قیمتی انواع رومیوں کسی راج ہنس کی طرح چکنی اور شفاف سڑک پر پرواز کرنے لگی۔ باہر کے مناظر بے حد حسین تھے۔ راستے میں گرینی اور سومیل مجھ سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ ڈرائیور بہت ہی مشتاق تھا اور پھر سڑک بھی بے نظیر تھی۔ منظر پر نگاہ جمانا ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ رفتار دیکھ کر چکر آتے رہے تھے، لیکن سومیل بہت خوش تھا تیز رفتاری سے۔ تاہم 40 منٹ کا سفر اسی رفتار سے طے کرتے ہوئے دماغ چکرا گیا تھا۔ سڑک سیدھی چلی گئی تھی، لیکن میلوک سے تقریباً 8 کلومیٹر پہلے انعام رومیو اچانک نشیب میں اتر گئی۔ میں تو چونک پڑا تھا کیونکہ ڈرائیور جس رفتاری سے گاڑی نیچے اتاری تھی اسے خطرہ تھا کہ ڈھلان میں اترتے ہی وہ لڑک جائے گی، لیکن یہاں سے بھی ذیلی سڑک غالباً اس فارم ہاؤس تک پہنچائی گئی تھی جو اتنی ہی شفاف تھی اور ڈرائیور اس پر ڈرائیونگ کرنے کا ماہر تھا۔ میں نے اس علاقے کو غور سے دیکھا۔ تا حد نگاہ سرسبز برف پوش پہاڑ نظر آ رہے تھے اور ان کے درمیان ڈھلانوں پر درختوں کی بہتاب تھی۔ یہ علاقہ جنت نظیر تھا اور بلا شبہ سومیل اور گرینی نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ پھر بہت فاصلے پر میں نے اس فارم ہاؤس کو دیکھ لیا جس کے گرد سفید احاطہ بنا ہوا تھا۔ دیواریں لکڑی سے بنائی گئی تھی اور ان کے درمیان ایک چوڑا گیٹ تھا۔ فارم ہاؤس کی اس عمارت کے گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد کے مناظر بھی بے حد حسین تھے۔ جا بجا پھولوں کے تختے بچھے ہوئے تھے اور ان کے درمیان ترشی ہوئی گھاس موجود تھی۔ سامنے ایک حسین طرز کی عمارت نظر آ رہی تھی جو لکڑی ہی سے بنائی گئی تھی اور اس کے اوپر سرخ کھپڑیل بچھائے گئے تھے۔ سامنے ایک وسیع و عریض برآمدہ تھا اور جس میں پھولوں کی بیلیں لٹک رہی تھی۔ بادلوں کی کجلاہٹوں میں یہ منظر قیامت خیز محسوس ہوتا تھا اور زمین پر انسان کی جنت تصور کیا جا سکتا تھا، وہ جنت جو انسانی ہاتھوں نے تشکیل دی ہو۔ عمارت کے برآمدے سے کچھ فاصلے پر انعام رومیو روک دی گئی اور اس کے بعد میں اور گرینی نیچے اتر آئے۔ سومیل نے میرا وزنی سامان اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور نے یہ سامان اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ گرینی نے فضا میں پھیلائے اور میں جھپکاتے ہوئے بولی، مسٹر مارٹن آئیے میں آپ کا تعارف اپنی خالہ سے کرا دوں۔ میں نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور گرینی برآمدے کی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد سومیل نے کہا، سسٹر آپ مارٹن کو ممی کے پاس لے جائیے اور میں ان کا سامان کمرے میں پہنچا دیتا ہوں۔ اوکے تم فکر مت کرو، گرینی نے کہا۔ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے ہم اندرونی حصے میں داخل ہو گئے اور پھر ایک چوڑی راہداری سے گزرنے کے بعد گرینی نے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے اندر داخل ہونے کی ہدایت کی۔ اندر سے ہلکی موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھی۔ میں نے اندر قدم رکھا تھا۔ بہت بڑا گول ہال تھا اور جس کے آخری سر پر ایک چوڑی میز پڑی ہوئی تھی اور چوڑی میز کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ہال میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو باہر کی بے نسبت بہت کم تھی۔ چنانچہ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے کچھ جھائیاں سی ابھریں اور پھر میں نے اس شخص کو دیکھا اور چونک پڑا۔ اس کے بدن پر گہرے نیلے رنگ کا سوٹ تھا، چہرہ بالکل دبلا پتلا، گال اندر کو دھنسے ہوئے، تھوڑی چوڑی اور گالوں کے درمیان ابھری ہوئی اور جن کے درمیان چھوٹی چھوٹی آنکھیں بہت عجیب سی لگ رہی تھیں۔
खौफनाक चीज़ वो छोटी सी मशीन थी जो उसके सामने मेज़ पर नस्ब थी और उसकी नाल उसकी मेरी उस तरफ उठी हुई थी। दूसरे ही लम्हे मेरे अकब में दरवाज़ा बंद हो गया और मैंने हैरत से पलट कर गरीनी के कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन खाला जान तब भी उस शख्स की भारी आवाज़ उभरी जो उसकी शख्सियत से हम आहंग नहीं थी। गरीनी, क्या तुम इसके लिबास की तलाशी ले चुकी हो? नहीं चीफ, लेकिन कम से कम इस शख्स के पास आतिशी असला नहीं हो सकता और मैं उसका अंदाज़ा लगा चुकी हूँ। मैंने पलट कर हैरत से एक बार फिर गरीनी को देखा और दफतन मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। अब गरीनी की आंखों में वो वीरानी नहीं थी, बल्कि महसूस हो रहा था कि वह बखूबी देख रही है। और उसने आगे बढ़कर मुझे धक्का देते हुए कहा, चलो आगे बढ़ो, खबरदार हरकत की तो वक़्त से पहले मारे जाओगे। मेरे हवास मुअत्तल हो गए। खोपड़ी जैसे गर्दन से 4 फुट ऊपर बुलंद हो गई थी। तेज़ हवाओं की आवाज़ें मेरे रस्मात को मजरू कर रही थी और ये सब कुछ नाकाबिल यकीन था, लेकिन आंखों के सामने नज़र आने वाली हकीकत को जुटलाया नहीं जा सकता था। ग्रीनी के इशारे पर मैं आगे बढ़ा और उस मेज़ के करीब पहुंच गया। सब मशीन गन की नाल मेरे साथ साथ सफ़र कर रही थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरी कोई भी लग्ज़श मुझे इस जगह मौत के घाट उतार सकती है। मेज़ के पीछे बैठे हुए शख्स ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और मेरे पैरों से तो जैसे जान ही निकल गई। इतना बड़ा ज़हनी झटका लगा था, नाकाबिले बयान था। दिमाग झंझना कर रह गया था और सोचते समझने की कुव्वतें सलब हो गई थीं। मैं बैठ गया। तब उस शख्स ने नरम और पुरसकून लहजे में कहा, क्या नाम है तुम्हारा? मंसूर। ताल्लुक एशियाई हूँ, मैंने जवाब दिया। लेकिन तुम्हारा चेहरा? मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मेकअप? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, मेरा तुमसे तारफ़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं कभी उलझनों में गिरफ्तार नहीं होता। तुम्हारे बारे में मुझे कुछ मालूमात दरकार हैं। सच बोलो। अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो मशीन गन का एक ही बरस्ट जिस्म के इतने चीथड़े उठा देगा कि उसके बाद मज़ीद ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तुमने अपना जो भी नाम बताया है, मैंने उसके सही तौर पर अंदाज़ नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ उस माइक्रो फिल्म के बारे में बताओ जो तुमने हैडन से हासिल की है। कि क्या मतलब, क्या बकवास है? कौन सी माइक्रो फिल्म? अगर तुम किसी गलतफहमी का शिकार हो तो क्या तुम्हें यह हक पहुंचता है कि किसी बेगुनाह शख्स को गिरफ़्तार करके उसके साथ ये सलूक करो? पहले तहकीक करो कि जिस शख्स को तुमने पकड़ा है वो कौन है, क्या है, और जो कुछ तुम समझ रहे हो वो तुम्हारी गलतफहमी तो नहीं। मेरे पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, बल्कि हथियार नाम की कोई चीज़ सिरे से है ही नहीं, क्योंकि मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ। सिर्फ एक सियाह जो मुख्तलिफ ममालिक की सियाहत करता हुआ फ्रांस पहुँचा, इस लड़की से पूछ सकते हो, और मैंने सिर्फ इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत उस लड़के की ज़िंदगी बचाई है और उसके बाद मेरे साथ ये सलूक। अगर मैं किसी फ़िल्म वगैरह के बारे में जानता होता तो यकीनन तुम्हें बता देता। मेरा ताल्लुक़ किसी फ़िल्म से नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई गलत काम किया है। उसके बावजूद अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी ही लेनी है तो मैं मजबूर हूँ। सिर्फ़ एक दरख्वास्त कर सकता हूँ तुमसे कि ज़रा तहकीकात कर लो कि तुमने सही आदमी को पकड़ा है या असल आदमी कहीं और रोपोश है। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें मेरी मौत का अफसोस हो। ये अल्फाज मैंने इंतहाई मासूमियत से अदा किए थे और उसमें खौफ का आंसर भी था जो 100% हकीकी था, और जान बचाने की कोशिशों का तस्वर भी। शायद मेरे अंदाज ने उस शख्स पर असर किया और उसकी भूमें सोचने के अंदाज में ऊपर उठी और उसने सवालिया निगाह से ग्रीनी को देखा। नहीं चीफ, जिस शख्स की निशानदही की गई थी वो 100% यही है, और उसे उस 5 स्टार में होटल में भी देखा गया है और फिर उसने होटल तब्दील कर लिया था। हम लोग मुसलसल इसकी निगरानी कर रहे थे और आप जानते हैं कि सोमेल कभी धोखा नहीं खाता। एक लम्हे के लिए मेरी आंखें बंद हो गई थी। सोमेल, वो मासूम सा लड़का जिसे मैंने दरियाए सीन में डूबने से बचाया था, इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी मुजरमाना कार्रवाई में मसरूफ़। ये एक ऐसी नाकाबिल यकीन हकीकत थी जिस पर शायद मरते वक्त तक यकीन ना आए। ताहम जो कुछ था निगाहों के सामने था। दुबले पतले चेहरे वाले शख्स ने मुझसे पूछा, क्या यह हकीकत है कि तुम किसी 5 स्टार होटल में मुकीम थे? और उसके बाद? हाँ, ये हकीकत है। फ्रांस के उस खूबसूरत होटल में कुछ वक्त गुजारने की शदीद आरज़ू मेरे दिल में थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जितना वक्त मैंने गुजार लिया था, क्योंकि मेरा बजट उसकी इजाज़त नहीं देता था। चुनाचे शातिर लड़की से पूछ लो कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया और एक कम कीमत वाले होटल में मुंतकिल हो गया। पता नहीं इन बेवकूफ़ों का मुझ पर शुबा कैसे हो गया और मेरी जान के पीछे क्यों पड़ गए।
दुबले पतले चेहरे वाले शख्स ने उलझी हुई निगाहों से ग्रीनी को देखा और ग्रीनी कहने लगी, चीफ, हिडन विलेज की रिहाइशगाह पर मौजूद शख्स के बारे में जो हुलिया पता चला था वह मुकम्मल तौर पर इस शख्स से मिलता है। बाकी मामलात मेरी समझ से बाहर हैं। ताहम मैं इस शख्स की इस दरख्वास्त पर गौर करूंगा कि अगर ये असल शख्स नहीं है तो फिर कौन है। हाँ मिस्टर, अगर ये साबित हो जाए कि मैं ही आपका मुजरिम हूँ तो आपको मेरे जिस्म को इतने टुकड़ों में तकसीम करें कि कोई उन्हें गिनने की हिम्मत ना कर सके। आओ मेरे साथ बाहर आओ। ये कहकर वो कुर्सी से उठ गया और मैं लड़ते हुए कदमों से उसके साथ बाहर निकल आया। ग्रीनी बाहर निकलने के बाद एक सिमत मुड़ गई थी और वह शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ राहदारी के एक हिस्से में मुड़ गया जहाँ चिड़ियों का पिंजरा लटका हुआ था, और उसने एक मारकर मेरी जान बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो। और उसके बाद पिंजरे से एक चिड़िया निकाल ली और उसके पर फैलाता हुआ बोला, इस पर अपने दस्तखत करो। मैं समझा नहीं। इन परों पर अपने दस्तखत करो, उसने कहा, और मैंने उसकी इस अजीबो गरीब ख्वाहिश पर अमल किया। तब उसने वहीं खड़े खड़े किसी को आवाज़ दी और एक पिस्ता का मत शख्स हाथ में राइफल लिए वहां पहुंच गया। इस चिड़िया का रंग नोट कर लो, परवाज़ के 10 मिनट बाद इसे हलाक करना है। उसने हाथ में दबी हुई चिड़िया उस शख्स के सामने कर दी और उसने चिड़िया को बगौर देखा, फिर गर्दन हिला दी। दुबले पतले चेहरे वाले शख्स ने चिड़िया को फिजा में उड़ा दिया और वो बरक रफ्तारी से निगाहों से उजल हो गई। ये अहमकाना कोशिश मेरी समझ में नहीं आई थी। तब उस शख्स ने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारी रिहाइशगाह दिखा दूँ। वो मुझे साथ लिए हुए चल पड़ा। फार्म हाउस की इमारत के अकबी हिस्से में छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे जो एक कमरे और बाथरूम पर मुश्तमिल थे। सामने छोटा सा बरामदा भी था। कैबिनों की तादाद 4 थी और ये फार्म हाउस के सामने के रुख से नज़र नहीं आते थे। उसने एक कैबिन मुझे दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारी आर्जी रिहाइशगाह है जहां तुम उस वक़्त तक रहोगे जब तक तुम्हारे बारे में तस्दीक ना हो जाए। वैसे अगर तुम अपनी शख्सियत को छुपा रहे हो तो ये बात मेरे लिए तज्जुब खेद है, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में तहकीकात की हैं वो मामूली लोग नहीं हैं। इस बात को ज़हन नशीन कर लेना कि अगर तुम्हारा बयान झूठा हुआ तो तुम्हारी नस्लों का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। ठीक है जनाब, लेकिन एक दरख्वास्त आपसे भी है, अगर मैं बेकसूर निकलूं तो मेरे खून से हाथ रंगने की कोशिश ना करें। दुबले पतले आदमी के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो मुझे उस फार्म हाउस के अतराफ़ के बारे में बताने लगा और मैंने उससे मेलोक के बारे में पूछा। तब उसके हलक से कहका निकल गया। पूरे पेरिस में मेलोक नामी कोई कस्बा नहीं है। ये फार्म हाउस एक अलग थलग जगह पर वाक़या है। मेलोक के बारे में अगर तुम छानबीन करते तो शायद पेरिस में कोई भी शख्स तुम्हें उसकी निशानदही नहीं करा सकता था। मैंने खुश कोटों पर ज़ुबान फेरी और दिल ही दिल में अपने आप को वह तमाम गालियाँ दे डाली जो मुझे याद आ सकती थी। वो शख्स मुझे फार्म हाउस के अतराफ़ के बारे में बताता रहा। 15 मिनट गुजर गए। 16वें मिनट पर वही पिस्ता का मत शख्स आता हुआ नजर आया और चंद लम्हात के बाद वो करीब पहुंच गया। वही चिड़िया उसके हाथ में दबी हुई थी, लेकिन अब उसकी गर्दन से खून बह रहा था और उसके दिमाग के चीथड़े उड़ गए थे। उसने मुर्दा चिड़िया दुबले पतले आदमी के हाथ में थमा दी और दुबले पतले शख्स ने उसके पर फैलाए और मेरे दस्तखत खून आलूद नहीं हुए थे। वो सफाक लहजे में बोला, बताना ये मकसूद था कि इस इलाके से आसमान पर परवाज़ करने वाली एक नन्ही सी चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी, लेकिन फरार की कोशिश का यही नतीजा हो सकता है। और वह बरक रफ्तारी से मुड़ा और वापस चला गया। मैं हक्का बक्का रह गया था। ये शोबदा वाकई बेहद ख़तरनाक था। एक नन्ही सी चिड़िया जिसे मेरी निगाहों के सामने आसमान की वसतों में छोड़ दिया गया था, उन लोगों की निगाहों से नहीं बैठ सकी। उसके बाद उस शख्स का ये दावा कि यहाँ से कोई परिंदा भी बाहर नहीं निकल सकता, उस मुहावरे की तस्दीक हो गई थी। मैं देर तक खड़ा वीरान निगाहों से सामने फैली हुई पहाड़ियों को देखता रहा और फिर उस कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया जो उसने मेरी रिहाइशगाह के लिए मखसूस किया था। अगर नॉर्मल हालात होते तो ये रिहाइशगाह और माहौल मेरे लिए बेहद सुकून बख्श होता, लेकिन हालात नॉर्मल ही कैसे हो सकते थे। मेरी तकदीर भला मुझे चैन लेने दे सकती थी। वो कमबख्त आंधी लड़की जिसके मुंह से दूध की बू आती थी और जिस मासूम बातों को सुनकर मैंने सोचा था कि वह अपनी उम्र से बहुत पीछे है, दर हकीकत अपनी उम्र से कहीं आगे निकली थी। उसने नहायत कामयाबी से मुझे गधा बना दिया था, और तो और वो लड़का जिसकी उम्र अभी कुछ भी नहीं थी। मैंने कैबिन की खिड़की के पास बैठकर एक गहरी सांस ली। सोमेल ने दर हकीकत चालाकी से अपने आप को दरिया सीन में गिरा दिया था और फितरी तौर पर मुझे उसकी मदद करना चाहिए थी,
कितनी आसानी से उन दोनों ने मुझे फांस लिया, और मुझे अहमक को देखो कि आधी ज़िंदगी उन खतरनाक हालात में गुजारने के बावजूद अकल से काम ना लिया और 2 मासूम बच्चों के साथ उनके घर चला आया। उससे ज़्यादा हमाकत किसने की होगी। अब ये सोचना था कि आगे क्या होगा। अगर किसी ने उनकी रहनुमाई मुझ तक की तो बिला वजह नहीं की होगी। ख्यालात की इसी उधेड़ बन में दिन गुजर गया और आसमान की वसतों पर तारीकी का राज हो गया। मुलाजमन मुझे खाने पीने की अशिया फराहम कर दी थी। रात को तकरीबन 3:30 बजे तक नींद नहीं आई। 2-3 बार कैबिन से बाहर निकला और चिड़िया का हशर याद आ गया जो 15 मिनट के बाद शिकार होकर वापस आ गई थी। चुनाचा भागने का तस्वर ही बेहद खतरनाक था। दूसरी सुबह नाश्ता करने के बाद मैं कैबिन से निकल आया। आस पास कोई मौजूद नहीं था। ना जाने क्यों मेरे ज़हन में इस दूसरे कैबिन का ख्याल आया जो मेरे कैबिन के करीब था। या इस कैबिन में कोई और रहता है, और मैंने सोचा और कैबिन की जानब चल पड़ा। दरवाजे से बाहर खड़े होकर मैंने आवाज़ लगाई, अंदर कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने एक बार फिर ये आवाज़ लगाई और दफ़तन ही मुझे दब दब की आवाज़ें सुनाई दी और मैं उन आवाज़ों पर गौर करने लगा और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई अंदर अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहा है। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई और अपनी मौजूदगी के बारे में ये बताने का ये अंदाज़ ये ज़ाहिर करता था कि अंदर जो कोई भी है ज़ुबान से कुछ नहीं कह सकता। दूसरे लम्हे मैं कैबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कैबिन के बाद कमरे में एक शख्स आराम से कुर्सी पर दराज था। बराबर में सहरी बिछी हुई थी। जो शख्स आरामदायक कुर्सी पर दराज था उसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए पहचान भी नहीं सका, लेकिन जब कुछ और करीब गया और मैंने उसकी हालत देखी तो मेरी आंखें वहशत से बंद हो गई। कुर्सी पर उस शख्स के दोनों हाथ कटे हुए थे और दांत बाहर झांक रहे थे और उसके तमाम उंगलियों के पोरे ऊपर तक काट दिए गए थे। यही कैफियत पैरों की भी थी और उन पर कोई मरहम पट्टी नहीं की गई थी। उनके आखिरी सिर पर खून जमा हुआ था और गर्दन और बाजों पर जगह जगह सलाख से दागे जाने के निशानात मौजूद थे और उसकी आंखों में वीरानी फैले हुई थी। लेकिन मुझे देखकर उनकी आंखों में कोई तब्दीली पैदा हुई और फिर एक आवाज़ उभरी, हे जैस होकर। और मेरी समझ में एक लम्हे के लिए तो कुछ नहीं आया, लेकिन फिर दफ़तन मेरे ज़हन में जेम्स पोकर का नाम गूंजा और अब जो मैंने गौर से देखा तो मेरा पूरा बदन थर्रा गया। ये जेम्स पोकर था और मुझे अपना नाम बता रहा था। मैं तड़प कर उसके करीब पहुंच गया। अरे जेम्स पोकर, तुम इस हालत में। होंठों की गैर मौजूदगी उसके कई अल्फाज अदा नहीं करने दे रही थी, लेकिन वह जो कुछ कह रहा था वो मेरी समझ में अच्छी तरह आ गया और मैंने हमदर्दी से उसके पास बैठकर पूछा, तुम कैसे गिरफ्तार हो गए जेम्स पोकर, और तुम्हारा ये हाल? मैं समझ गया, और फिल्म के असूल के लिए तुम्हारी ये हालत बनाई गई होगी। नहीं जानता हूँ, जेम्स पोकर ने कहा और मेरी आंखों में नमी सी आ गई। वो बेचारा तो कुछ नहीं जानता था सिवाय इसके कि उसने मुआवजे के एवज मेरी मदद की थी, और उसके साथ ये सलूक। मेरी बदन में चिंगारियां सी दौड़ने लगी और मैंने गुड़े हुए लहजे में कहा, जेम्स पोकर, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है मुझे उसका बेहद दुख है, लेकिन मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आकाश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। और मैंने दुख भरे लहजे में कहा। जेम्स पोकर ने आंखें बंद कर ली और उस बेचारे के लिए मैं भला क्या कर सकता था। आंखें बंद करने के बाद वह शायद बेहोश हो गया था और मैं उसे देखता रहा। उसकी जो हालत हो गई थी उसके तहत अब ये सब कुछ बेकार था कि मैं उसे तसल्ली के कुछ अल्फाज कहूँ, लेकिन अपनी बेबसी के शदीद एहसास के साथ साथ जेम्स पोकर की इस हालत से खौफ भी महसूस हो रहा था। क्या करूँ, क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से निकलने की कोशिश करूँ? अगर जेम्स पोकर उनके कब्ज़े में आ गया है तो फिर ज़ाहिर है मुझे भी शनाख्त कर लिया जाएगा और उसके बाद मुमकिन है कि मेरी हालत भी जेम्स पोकर जैसी हो। नहीं, और मैं उन लोगों को कैदी में नहीं रहूँगा। थोड़ी देर बाद जब मैं पोकर के कैबिन से बाहर निकला तो बेहद अजीबुल खलकत इंसान नज़र आए। उनमें से एक ने अपने बाजुओं पर लगाए हुए थे और दूसरा चंपेजी बना हुआ था और उसने अपना चेहरा स्याह किया हुआ था और एक मसनूई दुम लटका रखी थी। सुमेल और उनके पीछे पीछे कहकर लगाता हुआ आ रहा था और मुझसे कुछ फासले पर पहुँच कर वो रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल मार्टिन, आप देख रहे हैं और मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास एक चंपेजी भी है और एक शुतुरमुर्ग भी, और इसके अलावा बेहतरीन चिड़ियाँ हैं मेरे पास। अंकल, ये जगह आपको यकीनन पसंद आई होगी। मैं कीना तोड़ निगाहों से उस नन्हे शैतान को देखता रहा। ये कमबख्त क्या चीज़ था, अपनी उम्र से कहीं आगे की बातें कर रहा था और मैंने से कोई जवाब नहीं दिया
और वो हंसता हुआ उन दोनों को दौड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और मैं अपने कैबिन में दाखिल हो गया। दिन के तकरीबन 10:30 बजे 2 अफराद मेरे कैबिन में पहुंचे और मुझे साथ लेकर फार्म हाउस की इमारत में दाखिल हो गए। यहाँ वही दुबला पतला शख्स मौजूद था और उसने मुस्कुराते हुए मेरा खैर मकदम किया और बोला, मैं जल्दबाजी का आदी नहीं हूँ। उस वक़्त तक तुमसे कुछ नहीं कहूँगा जब तक मेरे 2 आदमी यहाँ तक ना पहुँच जाएं जो तुम्हारे बारे में मुफस्सल मालूमात मुझे फराहम करेंगे। लेकिन जेम्स पोकर से जो तुमने गुफ्तगू की है वो मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर तुम जेम्स पोकर के शनासा हो और फिल्म के बारे में जानते हो तो फिर तुम्हारा ये कहना बेमकसद है कि तुम सिर्फ एक मासूम सियाह हो। माय डियर, इस बात को ज़हनशीन कर लो कि तुम इस वक्त तक हमसे जान नहीं छुड़ा सकते जब तक फ़िल्म के बारे में पूरी तफसील ना बता दो। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बताया था कि अभी तुम्हारे पास कुछ वक्त है। मैं तो तुम्हारे साथ कुछ और रियायत भी कर सकता हूँ, लेकिन वो जो यहाँ पहुँचने वाले हैं बेहद शफाक लोग हैं। जेम्स पोकर की ये दुर्गत उन्हीं के हाथों बनी है और अगर वो तुम्हें से कुछ पूछने पर आमादा हो गए तो उनका अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ है, क्या समझे? बेहतर यही है कि मुझे उनके सामने सुरखरू होने का मौका दो। मुमकिन है कि इनाम के तौर पर मैं तुम्हें किसी अजियत से ना गुजरने दूँ। जाओ, अपने कैबिन में जाओ, अभी शाम दूर है और मैंने तुम्हें सोचने का मौका फराहम कर दिया है। सोच लेना, अगर मुनासिब समझो तो दोपहर के खाने के बाद मुझे इस फिल्म के बारे में तफसीलात से बता देना कि वो कहाँ है। बस अब जाओ। मैं तज़ब्ज़ब के आलम में सोचता रह गया कि क्या मैं उस फिल्म की हकीकत बता दूं। जो कुछ उसने कहा था वह बेहद खौफनाक था। वो कौन लोग हैं जो मेरी हकीकत मालूम करके आने वाले हैं? मुझे वापस कैबिन में भेज दिया गया। ये वक्त बहुत खटन था और मैं एक आज़ाद कैदी था। मैं लोग की कहानी भी अजीब थी। एक ऐसी बस्ती जिसका कोई वजूद नहीं था। कितने निडर हैं ये लोग और उन्हें खुद पर कितना एतमाद है। कैबिन में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैं फिर बाहर निकल आया। ज़हन शदीद उलझन का शिकार था, ना जाने क्या क्या सोच रहा था। जेम्स पोकर के कैबिन की तरफ जाने की हिम्मत ना हुई और उसकी कैफियत देखकर दिल डूबने लगा था। मैं सामने की सिमत बढ़ते हुए कैबिन से काफ़ी दूर निकल आया। दफ्तर मुझे ख्याल आया कि यहाँ से फ़रार के सिलसिले में कहीं उन्होंने मुझे नफसियाती दबाव में ना लिया हो। वो साफ शिफाफ सड़क मुझे याद थी, उनकी उजारादारी तो नहीं थी। अगर उस सड़क पर तक पहुँच जाऊँ तो उस ख्याल के तहत मैंने चारों तरफ देखा। फ़रार के लिए कौन सी सिमत इख्तियार की जा सकती है और फिर मेरी निगाह एक जनम उठ गई। सामने से कोई घोड़े पर सवार चला आ रहा था और मैं उसे बगौर देखने लगा और फिर मेरे होंठ नफरत से सिकुड़ गए। ये ग्रीनी ही थी। ग्रीनी ने भी मुझे देख लिया था और वो घोड़ा दौड़ाती हुई मेरे नज़दीक पहुंच गई। हेलो मिस्टर मार्टन। हेलो शैतान की खाला, मैंने कहा और वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। गलत, मेरी उम्र इतनी तो नहीं है और तुम मुझे शैतान की नवासी कह सकते हो। वैसे तुम्हारा ये गुस्सा गलत है। एक बात की पेशगोई करता हूँ कि तुम एक न एक दिन अंधी ज़रूर हो जाओगी। ओहो, बस इतनी सी बात। मैं तो उससे ज़्यादा के लिए तैयार हूँ और जो चीज़ जब तक साथ दे अपनी है, छीन जाए तो पराई। और वैसे मैंने इतना बुरा सलूक तो नहीं किया। आज़ादी से घूम फिर रहे हो और क्या चाहिए। बाकी रही उनके और तुम्हारे मामला तो वो तुम जानो। अपने बारे में कुछ बता दो मुझे। मैंने नदीदी निगाह से उसे घोड़े को देखते हुए कहा। मैं अंधी ग्रीनी हूँ और कुछ अरसा कबल लंगड़ी थी और बेसाखियों के सहारे चलती थी। इत्मीनान रखो, कोड़ी होकर मरोगी। और मैंने जले भुने लहजे में कहा और उसने एक खनकदार कहका लगाया। दिलचस्प आदमी हो, काश मैं तुम्हारे साथ कॉकटेल पी सकता। और मैंने आहिस्ता से कहा। बात समझ में नहीं आई। वो बोली, इस टट्टू से नीचे उतरो तो समझाऊँ। और इस तरह बैठी हुई हो इस पर जैसे किसी आला नस्ल के घोड़े पर सवारी कर रही हो। मैंने तंजिया कहा। टट्टू और घोड़ों की शक्ल भी देखी है कभी? ये गोल्ड रशिया है, खालस गोल्ड रशिया, और इसकी कीमत $1,00,000 है। मैं ऐसे घोड़ों को टट्टू से ज़्यादा अहमियत नहीं देता और उसकी पुश्त को छू लो तो मैं ये तुम्हें इनाम में दे दूँगी। अरे बस जाओ, लड़कियों की बात भी कभी गौर से सुनी जा सकती है। और मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा और वो घोड़े की पोशे से नीचे उतरी और उसने चाबक ही से अपने लिबास में हाथ डालकर पिस्तौल निकाल लिया था। चलो, इस घोड़े पर सवारी करो। उसकी गुर्राई हुई आवाज़ उभरी और मैं तमस्खराना निगाहों से उसे देखने लगा। बस चिढ़ गई। मैं कहती हूँ कि इस घोड़े पर सवारी करो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगी। ग्रीनी की आवाज़ में सफाकी पैदा हो गई थी। उसने पिस्तौल के ट्रैगर पर उंगली रख ली और मुझे अंदाज़ा हो गया कि वह जो कुछ कह रही है उस पर अमल भी कर डालेगी।
मैंने अपनी स्कीम कामयाब होती महसूस की, लेकिन उसके हाथ में पिस्तौल था। अगर मैं घोड़े की सवारी में कामयाब हो जाता और उसकी पुश्त पर बैठकर भागने की कोशिश करता तो वो गोली भी चला सकती थी। चुनाचा मैं एक गहरी सांस लेकर घोड़े की जानब मतवज्जा हो गया। हर चंद के मुझे घुड़सवारी में कमाल हासिल नहीं था, लेकिन इस वक्त कमाल दिखाना था। चुनाचा मैं उसकी लगामें पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चिल्लाने लगा। गिरनी पिस्तौल संभाले मुझे देख रही थी। घोड़ी को टहलाता हुआ मैं गिरनी के नज़दीक पहुंचा और फिर निहायत फुर्ती और महारत से मैंने उसकी कलाई पर हाथ मारा और एक हल्की सी चीख उसके मुंह से निकल गई। पिस्तौल हाथ से नीचे गिर पड़ा, लेकिन मैं तैयार था और मैंने पिस्तौल को ज़मीन पर गिरने नहीं दिया था और दरमियान में ही लपक लिया। फिर निहायत फुर्ती से मैंने छलांग लगाई और घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया। घोड़ा वाकई बेहद टेढ़ा था और उसे संभालने में खासी दिक्कत पेश आई, लेकिन जल्द ही मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया और उसके बाद मैंने उसे एक सीध में डालकर छोड़ दिया। बस एक निगाह गिरनी की जानब देखा था, जो फटी फटी आंखों से मेरी जानब देख रही थी और शायद सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी। फिर एक तेज़ सुरीली चीख मेरे कानों से टकराई। गारबन उसे मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया और उसके बाद खामोशी। मैंने अंदाजे से घोड़े का रुख उस में तब्दील कर दिया था जिधर सड़क हो सकती थी, और ये एक अंधी चाल थी जो मैंने खेली थी। और अब सिर्फ इंतज़ार था इस बात का कि अब मुझे ज़िंदगी की बादशाहत मिलती है या मौत की सुरू कुर्बत। लेकिन इस तस्वर के साथ ही मुझे हंसी आ जाती थी। हर मौका पर यही सोचा था, लेकिन आज भी ज़िंदा था और जो मेरी ज़िंदगी के दर पे थे अपनी नाकामियों समेत कब्र की गहराइयों में जा सोए थे या फिर अपना मुंह पीट रहे थे। घोड़ा अब पूरी तरह काबू में आ गया और मैं गहरी निगाह से माहौल का जायज़ा लेता हुआ आगे बढ़ता रहा, लेकिन साथ ही ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि यह सही सीमत है भी या नहीं। वो ज़ैली सड़क अभी तक नज़र नहीं आई थी। फिर दफतनी गोली चलने की तेज़ आवाज़ से पूरा माहौल गूंज उठा। गोली एक बुलंद चट्टान से टकराई थी। धमाके की सजाए बाज गश्त ने पहाड़ियों के दामन में तारी सकूत को दरहम बरहम कर दिया था और बेशुमार परिंदों की आवाज़ें फिजा में सुनाई दे रही थी। एक फायर के बाद खामोशी छा गई थी। मैं घोड़ी की लगामें पकड़कर खड़ा हो गया और चारों सिमत देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने घोड़े को चंद कदम आगे बढ़ाया तो एक बार फिर फायर हुआ और उसके बाद घोड़े की टांगों को निशाना बनाया गया था। घोड़ा हिनहनाकर अलफ हो गया और मैं उसकी पुश्त पर जमा न रह सका। नीचे गिरा तो घोड़े ने दुलतियाँ झाड़ते हुए एक तरफ छलांग लगा दी। अब मैं उन लोगों को देख चुका था जिनके जिस्मों पर शिकारियों जैसे चुस्त लिबास थे और उनके हाथों में राइफलें दबी हुई थीं। दूसरे लम्हे मैंने अपनी जगह छोड़ दी और अच्छा ही हुआ, क्योंकि तीसरा फायर ऐन उसी जगह हुआ था जहां मैं चंद लम्हात कमल मौजूद था। मैं संभला और एक सिमत इख्तियार करके पूरी कवत से दौड़ पड़ा और मैंने अपने पीछे दो आदमियों को दौड़ते हुए देखा। सामने से एक बुलंद चट्टान नज़र आ रही थी और मैं ये सोच रहा था कि अगर इस चट्टान के कब में पहुँच जाऊँ तो इन लोगों की गोलियों से महफूज रह सकता हूँ। और मैं किसी खतरे की परवाह किए बगैर छोटे छोटे पत्थरों को फलांगता हुआ चट्टान की जानब दौड़ने लगा और मुझे महसूस हुआ कि मेरा ताक़ब करने वाले भी बड़ी बेजिगरी से मेरे पीछे चले आ रहे थे। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि उन लोगों को रोकने की कोशिश करूं। मुमकिन है कि उन्हें यह अंदाज़ा ना हो कि मेरे पास भी हथियार मौजूद है। इस वक्त गिरनी का पिस्तौल मुझे दुनिया की सबसे कीमती शय महसूस हो रहा था। बेकायदा निशाना तो नहीं ले सकता था, लेकिन पलट कर फायर कर दिया और उसका नतीजा खातर खवा निकला। दौड़ने वालों में से एक की चीख सुनाई दी, लेकिन उसके साथ साथ मेरी भी शामत आ गई। रुख तब्दील किया ही था और एक पत्थर से इस बुरी तरह टकराया कि पेशानी फट गई और चक्कर सा आ गया, लेकिन इस वक्त तकलीफ़ को महसूस करना मुमकिन नहीं था। चुनाचा मैं फिर दौड़ने लगा। चट्टान की दूसरी जानब पहुँचने के बाद मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा और फिर मैं काफ़ी दूर तक दौड़ता रहा और मेरा दाहिना रखसार खून से तर हो गया था और हवा लगने की वजह से ज़ख्म में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। लेकिन इस वक्त इन सारी बातों को महसूस करना हमाकत की बात थी। मेरे जहन में मुसलसल वो बात उड़ रही थी कि जिसके परों में मैंने वो चिड़िया उड़ रही थी जिसके परों में मैंने अपने दस्तखत किए थे। काफ़ी देर तक मैं दौड़ता रहा और अब तो यह अंदाज़ा भी नहीं हो रहा था कि कितना सफ़र तय कर चुका हूँ और किस सिमत हूँ। न जाने कितनी दूर निकल आया और फिर लकड़ी की एक और इमारत नज़र आई और मैं एक लम्हे के लिए ठटका। ये इमारत दुश्मनों की भी हो सकती है या फिर मुमकिन है कि खाली पड़ी हो। न जाने क्या सोचकर मैं इमारत के एक भी हिस्से से अंदर दाखिल हो गया।
लकड़ी के बड़े बड़े शीतलों से वो इमारत बनाई गई थी। अंदर दाखिल होने का एक ही दरवाज़ा था। रास्ते में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें मुर्गियों की आवाज़ें आ रही थी, और उन आवाज़ों को महसूस करने के बाद ये अंदाज़ा हो गया कि ये इमारत खाली नहीं है। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे के नज़दीक पहुंचा। दरवाज़ा बंद नहीं था और उसकी दूसरी जानब एक बहुत बड़ा कमरा था, लेकिन यहाँ तारीकी फैली हुई थी। नीम तारीकी माहौल में मैंने कमरे का जायज़ा लिया और उसी वक्त एक खौफजदा सी आवाज़ उभरी, मेरा कोई कसूर नहीं है, यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं, यकीन करो मेरा कोई कसूर नहीं है। अचानक इस आवाज़ को सुनकर मैं बुरी तरह उछल पड़ा था और मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उस माहौल का जायज़ा लिया। तब मैंने एक सिमत पड़ी हुई एक लड़की को देखा जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे, और मैं परेशान निगाहों से उसे देखने लगा। लड़की की आंखें शायद तारीकी की आदी थीं और वह मुझे बखूबी देख रही थी। फिर जब मैं भी कुछ देखने के काबिल हुआ तो सर को झटकता हुआ उसके करीब पहुंच गया और मेरे हाथ में दबे हुए पिस्तौल से खौफजदा थी, और उसने सहमे हुए लहजे में कहा, भला मुझे उसके बारे में क्या मालूम हो सकता है? मैं तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने भारी लहजे में पूछा। देखते नहीं हो बंदी पड़ी हूँ, भला अगर कोई इस तरफ आता तो मैं उसे क्या नुकसान पहुँचा सकती थी? तुम खुद सोचो, और मेरे पापा बूढ़े आदमी हैं और हम दोनों यहाँ अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाती, और अगर आने वाला कोई मजलूम शख्सियत का मालिक होता तो हम उसकी मदद करते ना, ताकि उसे किसी के हवाले कर देते। तुम खुद ही बताओ। 1 मिनट, मैंने कहा, और पिस्तौल एक सिमत रखकर मैंने लड़की के हाथ और पाँव खोल दिए। बद्दी सी शक्ल की नौजवान लड़की थी और वह अपनी कलाइयों को मसलने लगी। उसके चेहरे पर खौफ के सार मंजमे थे, और मैंने उसे सहारा देकर खड़ा किया और बोला, इस इमारत में और कौन कौन है? अभी तो कोई भी नहीं है। पापा को भी तुमने बांध कर दूसरे कमरे में डाल दिया है, वरना वो मेरे कमरे में ज़रूर आते। ये तो बताओ कि तुमने उन्हें मार तो नहीं डाला? ओहो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो, और मैं पहली बार इस इमारत में दाखिल हुआ हूँ। क्या? और लड़की अचानक उछल पड़ी। हाँ, मैं अपने दुश्मनों से बचता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम पायलट हो? क्या तुम पायलट हो? लड़की ने सवाल किया, और मैं गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। अगर तुम पायलट हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे साथी तुम्हें तलाश करने की कोशिश में दूसरे लोगों पर तशद्दुद करते फिर रहे हैं। उनका ख्याल था कि तुम इस तरफ आए होगे और हमने तुम्हें उनके हवाले कर दिया। किन के? रोबन के। रोबन ही नाम लिया था उन्होंने। अब हम क्या जाने कि वो रोबन कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है, या उसे किसी पायलट की तलाश क्यों है। हम जैसे लोग तो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। 22 भेड़ें और 124 मुर्गियाँ हैं हमारे पास, और ये छोटी सी जगह जहाँ हम तरकारियों की काश्त करते हैं। पापा हफ्ते के एक दिन ये तरकारियाँ ले जाकर शहर जाते हैं, और साथ ही मुर्गियों के अंडे भी, या फिर भेड़ के दूध से बना हुआ पनीर और अर्ज़ के एवज़, और इसके एवज़ वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खरीद लाते हैं। देखो मिस्टर पायलट, अब अगर तुम्हारे साथी आएँ तो तुम उन्हें इस बात का यकीन दिला दो कि हमने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं चकराते हुए सर के साथ लड़की की बकवास सुन रहा था, और एक लफ्ज़ नहीं था जो समझ रहा हो। उसने मुझे पायलट समझ लिया था। बहर तौर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पायलट हूँ तो थोड़ी देर के लिए पायलट ही सही, लेकिन अब क्या करूँ? और मेरे दुश्मन मेरा पीछा कर रहे थे। हो सकता है कि इस मकान तक भी आ पहुँचे। मैं जानता हूँ वो आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैंने लड़की से कहा, सुनो लड़की, अगर तुम बेकसूर हो तो मेरी मदद करो। उसके नतीजे में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, इत्मीनान रखो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ नहीं, और मेरे जो साथी यहाँ आए थे और उन्होंने जो कुछ तुमसे मेरे बारे में पूछा था, वो यकीनन दोबारा इस तरफ वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त मेरे दुश्मन मेरे ताक़त में लगे हुए हैं। चुनाचा ये भी हो सकता है कि वो थोड़ी देर में यहाँ आएँ। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तुम्हारे पापा कौन से कमरे में हैं? जाओ उन्हें खोल दो और फिर तमाम सूरत हाल से आगाह कर दो। मैं यहीं मौजूद हूँ। लड़की चंद लम्हात गैर यकीनी से मुझे देखती रही और उसके बाद पलट कर कमरे से बाहर निकल गई। खतरा तो एक एक लम्हा मौजूद थे और मैं हर खतरे से निपटने के लिए तैयार था। अब जो भी होगा देखा जाएगा। थोड़ी देर के बाद लड़की एक मदकूक से बूढ़े के साथ अंदर दाखिल हुई। बूढ़ा पतलून पर वास्कट पहने हुए था और उसने अंदर आते ही फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, ये गुंडागर्दी, ये बदमाशी इन इलाकों में नहीं चल सकती। तुम कोई भी हो यहाँ से चले जाओ। न हम तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं और न तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। बराह करम हमारी इस पुरसकून रिहाइशगाह को छोड़ दो। जाओ, चले जाओ यहाँ से। ओ पापा, अभी इसके साथ ही वापस आएंगे, और अगर तो फिर हम किस मुसीबत में फंस गए और किस हिसाब में। देखो मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से।
ورنہ किसी ज़माने में मैं बहुत बड़ा आदमी रह चुका हूँ। मुझे हंसी आ गई और मैंने आहिस्ता से कहा, मोहतरम, वो ज़माना गुजर गया है। अब तो आप मुझे बहुत अच्छे इंसान नज़र आते हैं और किसी परेशान हाल आदमी की मदद करना हर अच्छे इंसान का फ़र्ज़ होता है। तुम बातों से मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अभी वो इतना ही कह पाया था कि अचानक बाहर कुछ आहटें महसूस हुई और वह सहम कर खामोश हो गया। लड़की की खौफज़दा निगाहें भी दरवाजे की सिमत देख रही थी। फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खुला और 2 आदमी दबे पाँव चलते हुए अंदर दाखिल हुए। तारीकी की वजह से वह हम लोगों को नहीं देख सकते थे, लेकिन जैसे ही वो दरमियान में पहुँचे, मैंने आगे बढ़कर पिस्तौल की नाल उनमें से एक की कंपनी पर रख दी और इस सूरत हाल से वो दम खुद रह गया। दूसरे ने जैसे ही जुम्बश करने की कोशिश की, मेरी भरपूर लात उसके पेट पर पड़ी और वह तड़पता हुआ ज़मीन पर आ गया। गालबन मेरा पाँव उसके जिस्म के किसी नाजुक हिस्से पर लग गया था और फिर अचानक उसने फायर किया और गोली लकड़ी की छत को चीरते हुए बाहर निकल गई। मैंने उस शख्स को, जिसे मैं पिस्तौल की ज़िद में लिए हुए था, फौरी कुव्वत से धक्का देकर उस शख्स के ऊपर गिरा दिया ताकि अगर कोई दूसरी गोली चलाए तो कम अज़ कम मैं बच सकूं। लड़की ने दहशतज़दा अंदाज में चीखते हुए दरवाजे की तरफ छलांग लगाने की कोशिश की थी और बूढ़ा भी उसके पीछे भागा और वो मुझे दोनों के रहमो करम पर छोड़ गए थे। नीचे गिरे हुए आदमी ने न जाने किस तरह हिम्मत करके गोली चलाई थी, लेकिन दूसरी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि उसके पेट पर पड़ने वाली ज़रब शदीद थी और दूसरा आदमी जो उसके ऊपर आ गिरा था गैर मसला नहीं था, लेकिन मैंने उसे ठोकरों पर रख लिया। पिस्तौल के इस्तेमाल की ज़रूरत पेश नहीं आई थी। चंद लम्हात के बाद वो दोनों साकत हो गए, लेकिन दावे से नहीं कहा जा सकता था कि मेरा ताक़ब करने वाले यही 2 अफराद हैं। मुमकिन है कि बाहर कुछ और भी हों। अब क्या करना चाहिए? दफतनी बाहर गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। या इलाही, इस दाएं दाएं से छुटकारा भी मिलेगा या नहीं? और मैं चकराते हुए सर के साथ सोच रहा था। काफ़ी देर तक आवाज़ें गूंजती रही और एक बार फिर कमरे के दरवाजे की जनब कुछ आहटें बढ़ती हुई महसूस हुई। अब मुझ में मुकाबले की सकत नहीं थी, हालांकि मेरे हाथ में मौजूद पिस्तौल में चंद गोलियां थी, लेकिन क्या फ़ायदा? इन गोलियों के इस्तेमाल करने के बाद एक बार फिर मैं नहता हो जाऊंगा। कमरे में दाखिल होने वाले 4 अफराद थे। उन्होंने उस बूढ़े को गिरबान से पकड़ रखा था जो बेचारा नागहानी आफत का शिकार हुआ था। उसने झल्लाए हुए अंदाज में कहा, इन आदमियों में से एक लाश उसकी भी है। उठाओ और हम दोनों को भी गोली मार दो। मैं कहता हूँ कि तुम लोग इतने दरिंदे क्यों हो? अगर ये पहले मेरे पास पहुँचा होता और मुझसे मदद की दरख्वास्त करता तो वैसे तो ये अंदाज़ा है। चलो इसे पूछ लो। बूढ़े ने मुझे देख लिया था। रोशनी करो, किसी ने चीख कर कहा। यहाँ इतनी ही रोशनी होती है मेरे पास, और इससे ज़्यादा रोशनी करना चाहते हो तो मेरे ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगा दो। बूढ़ा बुरी तरह जलाया हुआ था और लोगों में से कोई हंस पड़ा और फिर किसी ने मेरे करीब पहुंचकर कहा, पायलट, तुम खैरियत से तो हो? हाँ, ठीक हूँ। और मैंने मरे मरे लहजे में कहा, आप लोग जानते हैं कि मेरी पुश्तों में कोई पायलट नहीं था, लेकिन अपना ही जायज़ा ले लेता तो अंदाज़ा हो जाता कि खुद मैं ही कुछ नहीं था। फिर भला अपना शजरा निसब बताने की कोशिश क्या मैंने रखती थी। वो लोग मुझे इस तरह सहारा देकर बाहर लाए जैसे मैं शदीद ज़ख्मी या बूढ़ा आदमी हूँ। लड़की बाहर खड़ी हुई थी और उसे एक आदमी ने पिस्तौल से कवर किया हुआ था। अंदर मौजूद लोग उन दोनों अफराद को देख रहे थे जो मेरा शिकार हुए थे, और फिर वो दोनों को घसीट कर बाहर ले आए। दोनों बेहोश थे और उनके जिस्म पर चोटों के निशानात नज़र आ रहे थे जो मेरी ठोकरों का नतीजा थे। गुड पायलट, इसका मतलब है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। आओ चले, हमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ए सुनो, इन दोनों को भी यहाँ से ले जाओ, वरना तुम्हारे बाद ये दोनों मेरे लिए मुसीबत बनेंगे। बूढ़े ने बेहोश आदमियों की तरफ इशारा करके कहा। मेरे उन अहमक साथियों में से एक ने हंसकर कहा, बेहतर यह है कि रोशनी करने का जो फार्मूला तुमने अपने ऊपर आजमाने की बात की थी वो इन दोनों पर आजमा डालो। अभी ये बेहोश हैं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हंसते हुए बाहर निकल आए और मैं भी उनके साथ दे रहा था। अगर समझ में आने वाली बात होती तो मैं समझने की कोशिश भी करता, लेकिन मैं बेबस आदमी था। जिसने जो बना बन गया, भला खुद भी कभी कुछ कर सका था। चुनाचा उनके साथ खामोशी से आगे बढ़ता। मैंने ये तरदीद करने की कोशिश भी नहीं की थी कि मैं पायलट नहीं हूँ। अब इतना तो हो ही चुका था कि अगर किसी को सच बताने की कोशिश की जाए तो उसके नतीजे क्या होते हैं।
ये लोग मेरी जान बचाने का बास बन रहे थे, तो अच्छा है, यहाँ से निकलने का मौका तो मिलेगा। वो तेज़ी से सफ़र करते हुए एक दर्रे में पहुँच गए और फिर उस दर्रे का अख्ताम बड़े और तेज़ रफ्तार दरिया के किनारे हुआ था, जिसमें एक छोटी सी लांच झूल रही थी और लांच पर 2 आदमी नजर आ रहे थे। उन्होंने रस्से फेंके और मेरे साथियों ने उनको लपक कर लांच को किनारे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। लांच किनारे से आ लगी तो पहले उसमें मुझे उसमें सवार कराया गया और फिर वो लोग खुद भी लांच पर चढ़ आए और उसके बाद रस्से ही खींच लिए गए। लांच दरिया के बहाव पर बहने लगी थी। उसका इंजन स्टार्ट कर लिया गया और बरक रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। अब लांच पर कुल 8 अफराद थे। 5 वो जो मुझे यहाँ लेकर आए थे, 6ठा मैं और वो जो पहले से लांच पर मौजूद थे। लांच में एक आरामदायक जगह पर मुझे बैठा दिया गया और मैं अपनी जेब में पिस्तौल मैंने अपनी जेब में रख लिया था और उन लोगों ने मुझसे मेरे बारे में कोई सवाल नहीं किया। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब जब उन्हें यह मालूम होगा कि वो अपने आदमी की बजाय किसी और आदमी को साथ ले जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका सलूक मेरे साथ क्या होगा। अब मैं इस किस्म के सलूकों का आदी हो गया था, चुनाचा मैंने खामोशी ही इख्तियार की। लांच दरिया के सीने पर बहती रही और फिर उसका सफ़र का अख्ताम एक खाड़ी पर हुआ था। खाड़ी के किनारे लांच को रोका गया और मुझे बाजुओं से पकड़ कर नीचे उतार दिया गया। थोड़े ही फासले पर स्याह रंग की लैंड रोवर खड़ी हुई थी, जिसका सफ़र तकरीबन 10 मिनट जारी रहा और 10 मिनट के बाद मैं समुंदर के किनारे था, जहां एक और स्टीमर मौजूद था। उस स्टीमर के ज़रिए हमें गहरे समुंदर में खड़े एक बहरी जहाज़ तक पहुंचा दिया गया और मैं तने तकदीर जहाज़ के अर्शे तक पहुंच गया। जहां भी पुरतपाक अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया गया और मुझे जहाज़ के कैबिन में मुंतकिल कर दिया गया। कैबिन तक लाने वालों ने मुझसे कहा था, मिस्टर हैरी, यकीनन ये जगह आपकी थकन दूर कर देगी। किसी भी ज़रूरत के लिए आप ये बटन दबा दीजिएगा, आपके खादम बाहर मौजूद हैं। वो लोग ये अल्फाज कहकर बाहर निकल गए और मैं सोचने लगा कि जब उनको हकीकत का इल्म होगा तो वह मुझसे मेरी मौत के बारे में सवाल करेंगे और मैं किस किस्म की मौत पसंद करता हूँ, समुंदर में फेंक दिया जाऊँ या फिर 1 हफ्ता भूखा रखने के बाद मुझे राही मुल्क अदम किया जाए। इन्हीं सोचों में गर्क मैं कैबिन में पड़ी हुई एक मसहरी पर दराज हो गया और अपनी इस तकदीर को कोसने लगा जिसने इंतहा कर दी थी। फिर मेरे लिए बड़े एहतमाम से चाय लाई गई। अपने दोस्तों की इस करम फरमाई को मैंने बखुशी कबूल कर लिया था। रात को एक दुबला पतला स्मार्ट आदमी मुस्कुराते हुए मेरे पास पहुंच गया। मिस्टर हैरी, मेरा ख्याल है कि आपकी थकन दूर हो गई होगी। बाहर का मौसम बेहद खुशगवार है। अगर आप अरशे पर चहलकदमी करना चाहें तो। मैंने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराकर उसको देखने लगा और फिर उठकर उसके साथ बाहर निकल आया। जहाज़ में दस्तूर लंगर अंदाज था। मौसम वाकई बेहद खूबसूरत था। आसमान पर तारे नज़र आ रहे थे और समुंदर के पुरसकून लहरों से चांदनी खेल रही थी। वो मेरे साथ खड़ा हो गया और फिर उसने कहा, चीफ को तुम्हारे बारे में इत्तला दे दी गई है। वो शायद 1-2 घंटे में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। हैरी, यकीनन तुम्हारे पास वो सब कुछ महफूज होगा जिसके चीफ ख्वाहिशमंद थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने तुम्हारा नाम क्या है डियर? मैंने पूछा। ओहो, माफ़ करना मिस्टर हैरी, मैं अपना तारफ़ कराना भूल ही गया। मेरा नाम पीटर मार्सिलो है। चीफ का मंजूर नज़र हूँ और बस। डियर पीटर मार्सिलो, अगर मैं तुम पर एक इंकशाफ करूँ तो मेरे ख्याल में ये कबल अद वक़्त होगा, लेकिन मैं एक दयानतदार आदमी हूँ और किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। तुम मुझे हैरी समझकर पकड़ लाए हो। क्या तुम में से कोई हैरी की सूरत से वाकिफ़ नहीं है? मैंने सवाल किया। मैं समझा नहीं और पीटर की आंखों में हैरत उभर आई। अगर तुमने उससे पहले हैरी को देखा है और मेरा वो हम शक्ल है तो बराह करम ज़रा और गौर से देखो। मुमकिन है कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाए। क्या हैरी वाकई मेरा हम शक्ल है? क्या कह रहे हो मिस्टर हैरी? हम शक्ल से तुम्हारी क्या मुराद? ये बात अब मैं किसी को बताना भी नहीं चाहता कि मेरा वजूद दरअसल इस दुनिया में रहने वाले बेशुमार अफराद का हम शक्ल है। हाँ, अब तो वजूद ही की बात रह जाती है क्योंकि सूरत। और मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम हैरी नहीं हो? यही कहना चाहता हूँ। क्या बकवास है। अगर मजाक कर रहे हो तो बराह करम इन हालात में इस किस्म का मजाक ना करो। खुदा न ख्वास्ता अगर ये बात हकीकत हुई तो जानते हो हमारा हश्र क्या होगा। अगर ऐसी बात है माय डियर पीटर, तो तुम भी बराह करम गौर कर लो अच्छी तरह कि मैं हैरी नहीं हूँ और ना ही पायलट हूँ। मैं तो सिर्फ एक सयाह हूँ जो भटकता हुआ उन अतराफ आ निकला था और चंद लोगों ने मुझे पकड़ लिया
और वो मुझसे किसी फ़िल्म का मुतालबा कर रहे थे। मैं नहीं जानता कि ये फ़िल्म कौन सी थी और मैंने उनसे भी साफ साफ कहा और मेरा तल्लुक़ किसी फ़िल्म से नहीं है, लेकिन वो ना माने और उन्होंने मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वहाँ से भाग निकला और फिर मैंने उस घर में पनाह ली जहाँ से तुमने बाज़याब किया। और हकीकत यह है डियर पीटर कि मैं हैरी नहीं हूँ, सिर्फ एक सियाह हूँ। पीटर मुंह फाड़े मेरी बातें सुनता रहा और उसके बाद उसने कुछ कहे सुने बगैर एक सिमत छलांग लगा दी। मैं अरशे की रेलिंग से टेक लगाए आने वाले वक़्त का इंतज़ार करता रहा। वो मुसीबत वक़्त से पहले मैंने अपने करीब बुला ली थी, जो किसी न किसी वक़्त आनी ही थी। फिर तकरीबन 6-7 अफराद दौड़ते हुए मेरे नज़दीक पहुँच गए और उनमें पीटर भी था और वह सब के सब अहमकों की तरह मुझे देख रहे थे। और एक बारीक भरकम और लंबे आदमी मेरे सामने पहुँच कहा, अगर तुम हैरी नहीं हो तो फिर कौन हो? और ये बात सुन लो कि अगर ये सिर्फ मजाक है तो इस मजाक के नतीजे में तुम्हारे साथ जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। मैं एक इंसान के सीए से अपने मौसनों को गलत फहमी से निकालना चाहता हूँ। मौसन तुम्हें मैं जिन मायनों में कह रहा हूँ उसकी हकीकत मैंने मिस्टर पीटर को बता दी है। बाकी मेरे साथ जो भी सलूक तुम करना चाहो मैं उससे तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं एक बदकिस्मत आदमी हूँ। वो लोग शायद कुछ और कहना चाहते थे कि उनमें से एक ने आसमान की जानब रुख करके कहा, शायद चीफ आ गया। और उन सब की निगाहों के साथ साथ मेरी नज़रें भी दूर से चमकती हुई रोशनियों पर पड़ी और मुझे चंद ही लम्हात के बाद अंदाज़ा हो गया कि एक हेलीकॉप्टर उसी जहाज़ की सिमत आ रहा है और वह सब अपनी जगह से मुंतशिर हो गए। सिर्फ पीटर मेरे साथ खड़ा रहा और थोड़ी ही देर के बाद हेलीकॉप्टर जहाज़ पर उतर गया और उसमें से एक पिस्ता कामत शख्स नीचे उतरा और जिसके सर पर मखसूस अंदाज की टोपी और होंठों में सिगार दबा हुआ था। कद में मुश्किल 4.5 फुट रहा होगा और बदन का फैलाव भी इतना ही था। हेलीकॉप्टर के दरवाजे से वो बड़ा फंस कर निकला और वह तमाम लोग जो इस वक्त जहाज़ पर मौजूद थे उसके सामने मुअद्दब हो गए थे। मैंने उसे देखते हुए सोचा तो ये उन लोगों का चीफ है। लगार वाले ने अपने सामने खड़े हुए लोगों को कुछ हदायतें दी और लोग मुंतशिर हो गए। जो लोग मेरे पास से गए थे वो शायद फौरी तौर पर उसने मेरे बारे में बताने लगे। चीफ वहीं खड़ा रहा और हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर एक जानब बढ़ता चला गया। फिर चीफ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ ऐन उस जगह आ गया जहां मैं खड़ा हुआ था। रोशनी बहुत तेज़ नहीं थी, लेकिन पिस्ता कामत शख्स मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया और उसने मेरी कमीज़ को सीने के पास से पकड़ा और पूरी कुव्वत से नीचे झुका कर मेरा चेहरा देखने लगा। और फिर उसने अचानक मेरा गिरबान छोड़ दिया और उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार नज़र आ रहे थे। और ये अंदाज़ा लगाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई कि वो चीनी या जापानी नस्ल का बाशिंदा है या फिर कुछ मिला जुला सा। उसके खदोखाल उसी का इजहार करते थे और उसने हैरत के आलम में कहा था, ओह नो, ये नहीं हो सकता, ताज्जुब है, बेहद ताज्जुब है। क्या वाकई तुम आर्टन डोरल हो? अतराफ में खड़े हुए लोगों ने हैरत से चीफ के ये अल्फाज सुने थे। तब वो उन लोगों की तरफ रुख करके धाड़ा, ये जो कुछ कहता है सच कहता है। जाओ गधे के बच्चों, पायलट को तलाश करो। तुम वाकई गलत आदमी को पकड़ लाए हो। और बेशुमार अफराद वहाँ से भाग गए। चीफ ने एक और शख्स से कहा, हेलीकॉप्टर को वापस बुला लो और पायलट की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जाए। और तुम जिस तरह मेरे सामने आए हो आर्टन डोरल, मैं उसे दुनिया का सबसे हैरत अंगेज़ वाक़या कह सकता हूँ। क्या तुम जहाज़ के हादसे में हलाक नहीं हुए थे? नहीं, मैं किसी जहाज़ के हादसे में हलाक नहीं हुआ और मैं जो कुछ हूँ डियर उसके बारे में तुम्हारे इन साथियों को बता रहा था। समझ लो, अच्छी तरह गौर कर लो, कहीं बाद में तुम भी मुझे कसूरवार ना करार दो। नहीं बिग मैन, तुम बहुत बड़े आदमी हो। शीन ने हमेशा तुम्हें तस्लीम किया है, लेकिन अगर तुम शीन से तावन करते तो यकीन करो वो खामोश हो गया। मेरे जहन में बिजली से कूद गई थी। शीन और लैरी किंग के अल्फाज मेरे जहन में आ रहे थे और अब इस बात पर कोई शक व शुबा नहीं था कि इस बार मैं शीन ग्रुप में शामिल हुआ था। बड़ी एहतियात और बड़ी मेहनत से काम करना था। एक लम्हे में बहुत से फैसले कर लिए थे मैंने, और यही चीज़ मुझे शीन ग्रुप में ज़िंदा रख सकती थी। अगर उन लोगों को मेरी असल हैसियत की भिनक में भी मिल गई तो रेड स्नेक के हवाले से ये लोग मुझे किसी कीमत पर ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। ज़िंदगी बचाने के लिए अब ज़रूरी था कि मैं अपने आप को आर्टन डोरल ही कहूँ और समझूँ। पता नहीं शीन से उसके क्या तल्लुकात थे। शीन ने जो अल्फाज कहे थे उनसे मफाहमत की बू आती थी और इस वक्त आर्टन डोरल बनकर ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। बाद में जो होगा देखा जाएगा।
पिस्ता कद आदमी मुझे साथ आने का इशारा करके चल पड़ा। शायद उसने दूसरे आदमियों को भी कुछ इशारे किए थे, क्योंकि 2 मसला अफराद मेरे और शीन के पीछे चल रहे थे। यहाँ पर शीन का कैबिन मखसूस था और उस कैबिन को चीनी तर्ज पर रास्ता किया गया था। पिस्ता कमर शख्स ने कैबिन में दाखिल होकर मुस्कुराते मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद भी मेरे सामने एक आरामदायक कुर्सी पर बैठ गया। उसकी छोटी छोटी सुर्ख आंखों में आग सी सुलगती महसूस होती थी और उसकी आंखें इस मुस्कुराहट से हम आहंग नहीं थी। मुझे भी गुमान भी ना हुआ कि डोरल डियर कि वो काम जिसे मैं मुश्किल तरीन समझता था मेरे आदमी इतना आसान कर देंगे कि तुमसे मुलाकात मेरी सबसे बड़ी आरज़ू थी। और जब मैंने हवाई हादसे में तुम्हारी मौत के बारे में सुना तो सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा था। लेकिन मेरी जान डोरल, मैं ही वो वाहिद शख्स था जिसने शायद सबसे पहले ये अल्फाज कहे कि डोरल इतनी आसानी से नहीं मार सकता। तुम्हें जीन ग्रोजर तो ज़रूर याद होगी, वही लेसी जीन ग्रोजर। और मैंने उसे तफसीली बात की थी और हम दोनों तबसरा कर रहे थे। तुम्हारी मौत की खबर पर जीन ग्रोजर का कहना था कि वह गैर मुतवक्का हादसा था, लेकिन मैं जानता था और अच्छी तरह जानता था। फिर जब हमें इतला मिली कि तुम जिंदा हो और ईस्ट जर्मनी में देखे गए हो तो मैंने जीन ग्रोजर को मुबारकबाद का पैगाम भिजवाया था। वो हंस पड़ा और ना जाने क्यों मैं खामोशी से उसे देखता रहा। चंद लम्हात के बाद उसने कहा, हवाई हादसे में मौत हिकमत अमली थी या दर हकीकत कोई हादसा हुआ था। उसके इस सवाल पर मैं चंद लम्हात खामोशी से सोचता रहा कि शीन के साथ मेरा रवैया क्या होना चाहिए। आर्टन डोरल के बारे में जितनी मालूमात अब तक हासिल हुई थी उनसे ये अंदाज़ा हो चुका था कि वो कोई मामूली शख्सियत नहीं। चुनाचा शीन के अहकामात पर अमल करना मुनासिब नहीं होगा और उससे अपनी ज़ात का हल्कापन नुमाया हो जाएगा और शीन भी गिरफ्तार हो सकता है। चुनाचा जब आर्टन डोरल की सीयत कबूल कर ली थी तो उसका अंदाज भी इख्तियार करना था। मैंने कहा, डियर शीन, बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ही ज़ात तक महदूद रखना होता है और मैं तुमसे कुछ अल्फाज कह चुका हूँ। अपने तौर पर उनका तर्जिया करा लेना और उसके बाद भी अगर मुझसे सवाल करना चाहो तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें मुनासिब जवाब दूँ। कौन से अल्फाज की बात कर रहे हो डोरल? शीन की हंसी सुकड़ गई थी। मैंने तुमसे कहा था कि जो कुछ तुम समझ रहे हो वो मेरी एक मजबूरी है और उसके अलावा कुछ नहीं। दफतन एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ और उसने चीनियों के मखसूस अंदाज में खम होकर सीधे होते हुए कहा, चीफ, आपके लिए एक पैगाम है। शीन अपनी जगह से उठ गया और दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मुड़ते हुए कहा, डियर डोरल, तुम जिस अंदाज में भी यहाँ तक पहुँचे हो और मैंने उस पर गौर नहीं किया। यहाँ इस जहाज़ पर तुम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हो। बराह करम मुझे कुछ देर की इजाज़त दो, अभी आता हूँ। वो बाहर निकल गया और मैं कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर गहरी सोच में डूब गया। आज तक जितनी मुसीबतें मुझ पर नाज़िल हुई थी उनसे हमेशा इनहराफ करते हुए अपनी असली शख्सियत को नुमायाँ करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अब पहली बार मैंने उस किरदार को तस्लीम कर लिया था जो हालात ने ज़बरदस्ती मुझे बना दिया था। देखना ये है कि अब इसका क्या नतीजा निकलता है। तजर्बा ही सही। शीन काफ़ी देर तक वापस नहीं आया और मैं आराम कुर्सी पर ऊँघता रहा। फिर उसने दरवाजे से मुझे पुकारा और मैं बाहर निकल आया। उसके साथ 2 अफराद और भी थे। माज़रत ख्वाह हूँ डियर आर्टन डोरल कि तुमसे ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन मुझे वापसी में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैंने तमाम लोगों को हदायत कर दी है कि तुम्हारे शयान शान खातर मदारत करें, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना होगी। जब तुम मुझे पहचान चुके हो शीन, तो अब इस जहाज़ पर मेरा रुकना क्या मायने रखता है? क्या मैं अपने आप को तुम्हारा कैदी महसूस करूं? हरगिज़ नहीं, बल्कि ऐसा मुअज़्ज़ज़ दोस्त जिसकी मेज़बानी करके मुझे दिल्ली मसरत होगी। मैं तंज़िया अंदाज में हंस पड़ा और मैंने कहा, और वो मुअज़्ज़ज़ दोस्त अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकता। इस मामले में वापस आने के बाद गुफ्तगू होगी, शीन ने कहा और अपने आदमियों को इशारा करके वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने कोशिश तो की थी कि शीन को मुतासर कर लूँ, लेकिन उसके रवैये में जा रही थी। इसका मतलब है कि बज़ाहिर ना सही, लेकिन पसे पर्दा उसने आर्टन डोरल को कैदी बना लिया था। हेलीकॉप्टर के इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद शायद वह फिजा में बुलंद हो गया। मैं शीन के कैबिन में उसकी कुर्सी पर बैठा हालात पर गौर कर रहा था। दफतर मेरे ज़हन में ख्याल आया और मैं एहतियात से उठकर कैबिन से बाहर निकल आया। जायज़ा लेना चाहता था कि क्या कैबिन के बाहर किसी को मेरी निगरानी के लिए मुतय्यन किया गया है। राहदारी खाली पड़ी हुई थी, लेकिन उसके आखिरी सिर पर एक और कैबिन के दरवाजे के सामने मैंने 2 अफराद को बैठे देखा और मुझे अंदाज़ा हो गया कि सरसरी ही सही, लेकिन मुझ पर निगाह रखी जा रही है।
कैबिन में वापस आने के बाद मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और फिर गहरी निगाहों से शीन की इस रिहाइशगाह का जायज़ा लेने लगा। उसके बारे में कुछ और जानने का ख्वाहिशमंद था। चुनाचा ऐसी जगहों का इंतखाब किया जहां कागजात वगैरह मौजूद हो सकते थे। कुछ कागजात दस्तयाब भी हुए जिनमें शीन की मुजरमाना ज़िंदगी का बखूबी अंदाज़ा हो जाता था, लेकिन ये मेरे लिए बेकार थे। कोई ऐसी खास बात मालूम नहीं हो सकी जो किसी तौर मेरी मददगार होती। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि 2 अफराद ने कमरे में दाखिल होकर मुझसे मौदबाना दरख्वास्त की कि मैं वापस अपने कैबिन में पहुंच जाऊं। गालिबन उन्हें यह एहसास हो गया था कि चीफ़ के कैबिन में मेरी मौजूदगी मुनासिब नहीं। मैंने कोई तर्ज नहीं किया और उन्होंने मुझे एक नए कैबिन में मुंतकिल कर दिया जो मेरे पहले कैबिन से ज़्यादा आरामदाह था। पूरा दिन गुजर गया। शाम को मैंने अरशे की सैर के दौरान महसूस किया कि मेरी हरकत को नज़र में रखा जा रहा है, लेकिन ये निगरानी मुझसे दूर दूर रहकर की जा रही थी। ये उनका हक था और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि इस जहाज़ से वापसी का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है। रात के खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। ख्यालात का समुंदर तगयानी पर था और मैं नींद का ख्वाहिशमंद। न जाने कब नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हुई और फिर उस वक्त तक मैं सोता रहा जब तक कि सूरज की तेज़ किरणों ने कैबिन के रोशनदान से बराह रास्त आँखों के पपोटों को झंझोड़ना शुरू ना कर दिया और तेज़ चमक से सर में हल्का सा दर्द हो गया था।